नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है, किसी भी क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारे को आज इसी टॉपिक में हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं, वे क्षेत्र होते हैं जिस पर सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात इन क्षेत्रों में सीधे भारत सरकार अपना शासन चलाती है। इन क्षेत्रों की जनता अपनी सरकार नहीं चुन सकती है। हालांकि उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अन्य सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन सरकार चुनने का अधिकार उन्हें नहीं मिलता और वहां पर विधानसभा भी नहीं होती है। अर्थात इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एजेंट या अभिकर्ता के द्वारा वहां का शासन तंत्र चलाया जाता है। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों में जनता अपनी सरकार चुनती है, लेकिन उन क्षेत्रों को भी वहां वैसे अधिकार प्राप्त नहीं होते, वहां की विधानसभा को भी वैसे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो राज्यों की विधानसभा को प्राप्त होते हैं। क्लियर है? अब इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण केंद्र सरकार किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों को अपने अंडर रखना चाहती है। तो सबसे पहला कारण होता है भौगोलिक कारण या सामरिक कारण। भौगोलिक कारण मतलब हम समझ सकते हैं कि वे क्षेत्र जो भारत की मुख्य भूमि से दूर हैं, भारत की मुख्य भूमि से दूर हैं और साथ में सामरिक महत्व के भी हैं, तो उन क्षेत्रों को भारत सरकार अपने नियंत्रण में रखना चाहती है ताकि देश सुरक्षित रह सके। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि मेनलैंड से जो दो द्वीप समूह हैं वह है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप अरब सागर में। तो इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल किया जाता है। इन केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण भौगोलिक और सामरिक कारणों से किया गया है। दूसरा, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए भी सरकार उन क्षेत्रों को अपने अधीन रखती है। भारत सरकार उन क्षेत्रों को अपने अधीन रखती है और इन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पहला है दादर नगर हवेली, दूसरा है दमन दीव और तीसरा है पांडिचेरी। इनमें से दादर नगर हवेली और दमन दीव पर आजादी के बाद भी पुर्तगालियों का अधिकार रहा और पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। तो वहां पर एक अपनी संस्कृति निर्मित हो गई थी जिसको बचाए रखने के लिए उन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है कि राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से भी किसी भी प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम दिल्ली और चंडीगढ़ को मान सकते हैं। दिल्ली चूंकि भारत की राजधानी है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना आवश्यक था ताकि वहां से पूरे भारत पर नियंत्रण रखा जा सके, पूरे भारत के में बेहतर प्रशासन तंत्र चलाया जा सके। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया कि जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने तो क्या हुआ कि चंडीगढ़ को अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए दोनों राज्यों में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और इन दोनों राज्यों की सामूहिक राजधानी भी बना दी। तो ये महत्वपूर्ण कारण है। अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन इनमें से तीन महत्वपूर्ण कारण जो मैंने आपको बताया, भौगोलिक कारण या सामरिक कारण, दूसरा सांस्कृतिक कारण और तीसरा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, जिसके कारण किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2020 के पूर्व भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब किया गया और उनका वहां पर जो कार्यपालक प्रधान है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, उसका एक लिस्ट मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे देखिए। सबसे पहला है यूटी का नाम, यूटी यूनियन टेरिटोरी। दूसरा है गठन का वर्ष, गठन कब हुआ। तीसरा है कार्यपालक, यहाँ के कार्यपालक को या कार्यपालक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। तो नंबर 1 आते हैं हम लोग। सबसे पहला है अंडमान और निकोबार। अंडमान, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार, जिसका गठन 1956 में किया गया। 1956 में किया गया और यहाँ के कार्यपालक को उपराज्यपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। क्लियर है? हम देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार यह भाग है
और यहाँ के जो कार्यपालक प्रधान होते हैं उनको क्या नाम दिया गया? उपराज्यपाल। अर्थात भारत सरकार यहाँ पर उपराज्यपाल के माध्यम से यहाँ की सत्ता को अपने हाथ में रखी हुई है। क्लियर है? दूसरा महत्वपूर्ण है दिल्ली, जो भारत की राजधानी भी है। इसका भी गठन 1956 में किया गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। आप देख सकते हैं ये दिल्ली दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ के कार्यपालक को भी उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? तीसरा महत्वपूर्ण जो केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा, यह है लक्षद्वीप। हम इसको 1 नंबर दिए, यह 2 नंबर। क्लियर है? 2 नंबर। तीसरा नंबर हो गया लक्षद्वीप। यह है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में है, और इसका गठन किया गया 1956 में। 1956 में कब किया गया? 1956 में। और यहां के कार्यपालक को प्रशासक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रशासक। चौथा जो हमारा यूटी है, इसका नाम है दादर नागर हवेली। बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में, अभी हम बताएंगे क्या है दादर नागर हवेली। इसका विस्तार देखिएगा, यह है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली यह एक सी शेप में है। इसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेजी के सी अक्षर के रूप में मानचित्र पर है, इस तरीके से। तो यह है दादर नागर हवेली, जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर। इसका गठन किया गया 1961 में। 1961 में। और यहाँ के जो कार्यपालक होते हैं उनको भी प्रशासक के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रशासक। अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव। चौथा नंबर यह है हमारा दादर नागर हवेली, और 5वां नंबर है दमन। यह और यह देखिए, एक दोनों खंभात की खाड़ी के मुख पर है। एक इधर दमन और यह दीव। क्लियर है? दोनों गुजरात में है। और इसका गठन किया गया दमन और दीव का 1962 में। 1962 में। और यहाँ के भी शासक को प्रशासक के रूप में जाना जाता है। छठा जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम है पुदुचेरी, या हम लोग पांडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। पुदुचेरी, जिसे 1966 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, और यहां के कार्यपालक को उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल। क्लियर है? और 7वां केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़, ध्यान दीजिएगा, पुदुचेरी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में है। कौन कौन सा? तो यहां पर देखिएगा, पहला पुदुचेरी है यह, उसके बाद तमिलनाडु में दूसरा पुदुचेरी है, जिसको करिकाल के नाम से जानते हैं। तीसरा आंध्र प्रदेश में जो पांडिचेरी का भाग है, इसका नाम है यनम। और चौथा केरल में जो पांडिचेरी का भाग है, उसका नाम है माही। यह तो ये 7वां नंबर, यह भाग जो है यूनियन टेरिटोरी है पांडिचेरी, जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। अतः भारत सरकार जो है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, इन क्षेत्रों में फ्रांसीसियों का बसाव था, तो भारत सरकार इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डेवलप किए, विकसित किए। क्लियर है? और चंडीगढ़ अगला जो है, तो चंडीगढ़ का गठन किया गया 1966 में, और इसके भी 1966 में, और इसके भी कार्यपालक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। अगला है जो 2019 में बना। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने 2019 में एक राज्य जम्मू कश्मीर को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर का पश्चिमी भाग जम्मू कश्मीर, और पूर्वी भाग लद्दाख के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर 2019, यहाँ भी उपराज्यपाल। और 9वां जो है, यह है लद्दाख, यह भी 2019 में, और यहां भी है उपराज्यपाल। तो ये भारत में वर्तमान में कितने 9 टेरिटरी दिख रहे हैं? 9। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि 26 जनवरी 2020 के बाद या 2020 से इनमें से 2 यूनियन टेरिटरी को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो वे 2 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? तो दादर नागर हवेली और दमन और दीव। क्लियर है? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज कर दिया गया, और एक
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादर नागर हवेली दमन एंड दीव। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, DNHDD। और इसकी राजधानी जो है वह बनाई गई दमन में। यह कब से प्रभावी है? 26 जनवरी 2020 से। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली को आपस में मर्ज कर दिया गया। इस मर्जर का प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को और राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया तथा राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वह 16 दिसंबर 2019 को मिली। और इसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश आपस में मर्ज कर गए। यह मर्जर 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आधार थे जिसके कारण भारत सरकार ने दादर नागर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यह भाग है दादर नागर हवेली का भाग और यह है दमन दीव का भाग। दोनों आपस में काफी निकट हैं, मात्र 35 किलोमीटर की दूरी है। दोनों का अपना बजट है, दोनों का अपना सचिवालय था और दोनों में समान सांस्कृतिक विरासत थी। लेकिन क्या था कि बेहतर प्रशासन करने के लिए तथा कम जनसंख्या होने के कारण और न्यूनतम सरकार को ध्यान में रखते हुए ताकि खर्च कम किया जा सके, तो न्यूनतम सरकार को ध्यान में रखते हुए इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया। क्या क्या महत्वपूर्ण कारण है? पहला, दोनों के बीच की दूरी काफी कम है, मात्र 35 किलोमीटर की दूरी है। दोनों में जनसंख्या काफी कम है और दोनों में समान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसके बावजूद दोनों का अपना सचिवालय है, अपना बजट होता था, काफी व्यर्थ का खर्च होता था, जिससे बचने के लिए भारत सरकार ने इन दोनों को एक प्रशासक के अधीन नियुक्त कर दिया, अर्थात दोनों को विलय कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में मात्र 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिल गए और उनका नाम पड़ा DNHDD। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेंगे और इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह भारत के संदर्भ में भारत के भौतिक प्रदेश के रूप में होगा। धन्यवाद।